हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम 12th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं। आज हिस्ट्री के चैप्टर 2 से लगभग 70 क्वेश्चन को संकलित किया गया है। जो प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें संकलित किया गया है, और जो पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसे भी इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इसी प्रकार से हम आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन टॉपिक बाई ला रहे हैं, तो आप देखिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतरीन कीजिए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो आज पहला प्रश्न है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, बृहत कथा मंजरी, कथासरित सागर। तो इनमें से कौन सी रचना है जो क्षेमेंद्र द्वारा रचित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बृहत कथा मंजरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका के लेखक कौन है? चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, कालिदास। तो इंडिका के रचनाकार यानी कि इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। यह एक विदेशी राइटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाने वाला शासक समुद्रगुप्त है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? महासंधि विग्राहक, महाअश्वपति, महापीलुपति, महाबलाधिकृत। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापीलुपति कहा जाता था हस्त सेना का प्रधान को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि निम्न में से महिला संत थी। तो निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा, अडाल, क्राइकल, इनमें से सभी। तो महिला संतों की संख्या प्राचीन काल में बहुत सारी है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मीरा भी एक महिला संत थी, अडाल भी एक महिला संत थी, क्राइकल भी एक महिला संत थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि धम्म की शुरुआत किसने की। धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। तो धम्म का शुरुआत अशोक ने किया था। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो चंद्रगुप्त जो था मौर्य वंश का संस्थापक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला, उज्जैनी। तो चंद्रगुप्त का मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी वैष्णव। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी बृहदर्थ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इसके बाद मौर्य वंश का पतन हो गया और फिर
शुंग वंश का यानी कि शुंग वंश की स्थापना हुई मगध में। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदर्थ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, लवण्याध्यक्ष। तो जो टकसाल होता था यानी कि जहाँ पैसा मुद्रा छपता था उसके प्रधान को क्या कहा जाता था। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन्याध्यक्ष। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगिरी। तो मौर्य वंश की राजधानी पटना थी, यानी कि आज का पटना जो पूर्व नाम इसका पाटलिपुत्र है। तो मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो जो कलिंग राज है, कलिंग राज आज के उड़ीसा में स्थित था। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अंतःपुर का रक्षक। तो मौर्य प्रशासन का जो समाहर्ता था उसे हम कहते थे राजकीय कर संग्रह अधिकारी। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि मौर्य काल में ब्रह्मदेय क्या था। मौर्य काल में ब्रह्मदेय क्या था। पशुदान, धनदान, भूमिदान, कृषिदान। तो मौर्य काल में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिदान। यानी कि जो ब्राह्मण को भूमि दिया जाता था दान में उसे भूमिदान के नाम से जाना जाती, ब्रह्मदेय के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वह बौद्ध धर्म था। वो किसी को नहीं बोलता था या बौद्ध धर्म को अपनाइए, बल्कि उसके राज्य में सहिष्णुता था, यानी कि जिसको जो धर्म अपनाना है, जो धर्म का पालन करना है उस धर्म का पालन कर सकता है। लेकिन जो अशोक था, अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। तो जो महेंद्र और संघमित्रा थी अशोक की मतलब की संतानें थी। तो जो अशोक था, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को सिंहली द्वीप यानी कि श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहल द्वीप या फिर श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बना। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बना। उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन। तो जो अशोक था, अशोक उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध भिक्षु बन गया और इन्हें बौद्ध धर्म से लगाव हो गया और बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा है कि राजगृह का नगर वधु का नाम क्या था। राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था। माधवी, आम्रपाली, तिस्रक्षिता, सालवती। तो जो राजगिरी की नगर वधु थी उसका नाम था सालवती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालवती। जो आम्रपाली थी, आम्रपाली वैशाली की नगर वधु थी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन किस रूप में आएगा उसे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बताया गया है यानी कि पूछा गया है कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है
जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। किसने लिखा वास्तविक सुख कर्म हुआ है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। तो 20 का ऑप्शन है मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कौटिल्य। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि वास्तविक सुकर्म हुआ है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है वह राजनीति से रिलेटेड बुक है, जिसमें कि राजकाज के वर्णन किया गया है, यानी कि राजा को किस प्रकार से अपने जनता से डील करना चाहिए और किस प्रकार से शासन करना चाहिए। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। और एक बात हाँ और जान लीजिए, जो कौटिल्य था इनका नाम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी यही जाने जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य की काल में जो कलिंग की राजधानी थी वह तोसली थी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोसली। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था, यानी कि जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे। मालवा, कश्मीर, तक्षशिला, पटना। तो जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट या पटना के निवासी थे, यानी कि पटना के रहने वाले थे। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लौहयुगीन नगर, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौहयुगीन नगर। जो द्वितीय नगरीकरण है, द्वितीय नगरीकरण के नगर को लौहयुगीन नगर कहा जाता है तथा प्रथम नगरीकरण को हम कांस्ययुगीन नगर कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, पहली नगरीकरण को कांस्ययुगीन तथा द्वितीय नगरीकरण को लौहयुगीन नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है। भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है। सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, बोगजकोई का अभिलेख, मथुरा का अभिलेख। तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोगजकोई का अभिलेख। जो बोगजकोई का अभिलेख है यह भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक की राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक की राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। यहाँ शासक की हो जाएगा ही नहीं। तो पहला है सिकंदर, दूसरा फिलिप, तीसरा सेल्यूकस, तीसरा है डिमेट्रियस। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस। जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज सेल्यूकस का जो राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया। 10वें अभिलेख, 11वें अभिलेख, 12वें अभिलेख, 13वें अभिलेख। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने 13वें शिलालेख में किया है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया। तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है अशोक, डी है कनिष्क। तो जो चीनी यात्री फाहियान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। इसमें पूछा है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। तो जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है।
किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? पहला है प्रयाग अभिलेख, दूसरा एरन अभिलेख, तीसरा मेहरौली अभिलेख, चौथा है मथुरा अभिलेख। तो सती प्रथा का पहली बार जो उल्लेख है उसका उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरन अभिलेख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा है कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। जो कादम्बरी है, कादम्बरी में हर्षवर्धन के शासन काल का वर्णन है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? ए घटोत्कच 300 ईस्वी, श्रीगुप्त 309 से 10 ईस्वी, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, कालिदास, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोका, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में कुमारगुप्त को जाना जाता है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 2, 4, 8, 10। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित बुक है, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी कि मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? फाहियान, वेनसांग, हर्ष, कुमारगुप्त। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे वो थे वेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री थे। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनसांग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा है कि उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी लिपि का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा कि अशोक ने कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44। 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है 41 में पूछा है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि पटना। पटना से जीवक ने जो वैद्य की शिक्षा था वह पाया था। 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक एक वैद्य था जो कि बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो वह राजगिरी का रहने वाला था,
बिंदुसार, यानी कि बिंदुसार नहीं, क्या नाम था उसका, अजातशत्रु का पिता था, तो उसके दरबार में रहता था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो अभी पीछे पढ़े हैं कि वैद्य के रूप में, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा वैद्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा है कि अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 का डी, भागलपुर। भागलपुर के क्षेत्र में अंगराज विस्तृत था। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? जो जीवक था, जीवक बिंबिसार के दरबार में ही रहता था। जो बिंबिसार है, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है, और जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, जो कि मौर्य वंश का है। तो ये याद रखिएगा कि बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। तो जो बिंबिसार है, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जो जरासंध था, जरासंध बृहदर्थ वंश का शासक था। तो जो रामायण महाभारत में जरासंध का वर्णन है, उसी जरासंध का यहाँ बात हो रहा है। तो जो जरासंध था, जरासंध वह बृहदर्थ वंश का शासक था। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदर्थ वंश। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वह गांधार राज्य में स्थित था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो जो सेल्यूकस की पुत्री थी हेलिना, हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वें शिलालेख। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? तो जो कालिदास चंद्रगुप्त के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त जो था गुप्त वंश का, उसके समकालीन थे। चंद्रगुप्त के समकालीन, गुप्त वंश के शासक। 50 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इसमें पूछा कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो जो मगध की शुरुआती राजधानी थी वह राजगिरी में थी। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी। 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। तो मगध का प्राचीनतम वंश था वो हर्यक वंश के रूप में जाना जाता है, जो कि ऐतिहासिक वंश के रूप में जाना जाता है, वह हर्यक वंश है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मानंद। तो पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाने वाला पहला शासक था उदयन। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी के संगम पर। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के संगम पर, यानी गंगा, सोन, पुनपुन, इन तीनों नदियों के संगम पर पटना शहर बसा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 56 नंबर क्वेश्चन है,
पूछा है कि रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया। रथ मूसल नामक आक्रामक रथ का यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया। काशी, वैशाली, मगध, कौशल। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मगध। मगध के जो शासक था अजातशत्रु ने जब वैशाली पर आक्रमण किया था उसी समय रथ मूसल नामक एक युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र था जिसका प्रयोग किया था। तो जो बाहुबली फिल्म में दिखाया गया है यानी कि जो घोड़े के आगे एक घूरता हुआ चक्र था उसी रूप का रथ मूसल था, यानी कि रथ में लगा हुआ कटीला हथियार था जो कि प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था गुजरात में, केरला में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल में। जो आज का पश्चिम बंगाल है वहाँ ताम्रलिप्ति बंदरगाह स्थित था। 58 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि चाणक्य के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो जो चाणक्य थे चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विश्वविद्यालय। 59 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। मगध में, गांधार में, अंग में, पांचाल में। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मगध में। 60 नंबर क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। 82 ईस्वी, 78 ईस्वी, 76 ईस्वी, 72 ईस्वी। तो जो शक संवत है शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी लोहा, तांबा, टीन, चांदी। तो विश्व में जो पहली धातु थी वो तांबा थी। 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। 62 नंबर क्वेश्चन है। भारत का सबसे प्राचीन लिपि थी। भारत का सबसे प्राचीन लिपि थी आर्माइक, ब्राह्मणी, प्राकृत, पाली। तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन थी। ब्राह्मणी लिपि थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है यह एक अभिलेख है जो पत्थरों पर लिखा हुआ है। तो इसका संबंध किस शासक से है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। 64 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो जो सुदर्शन झील था सुदर्शन झील का मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंद। अरे यार क्या हो रहा है। तो जो 64 का सही उत्तर हो जाएगा 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन। जो रुद्रदामन था रुद्रदामन सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। इससे पहले यानी कि रुद्रदामन से पहले अशोक ने भी सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। वहीं सुदर्शन झील के पास जो रुद्रदामन का अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है कि हमने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था। तो मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। 66 का जो उत्तर हो जाएगा कौशिल। नहीं, जो अर्थशास्त्र बुक है अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो कौटिल्य लिख लीजिए। कौटिल्य या फिर चंद्रगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो तीनों नाम याद रख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। कनिष्क का जो सिंहासन पर बैठा था तो कनिष्क सिंहासन पर कब बैठा था 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 इसमें पूछा कि मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है। मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है तो कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है तो 69 का सही उत्तर है ब्राह्मणी लिपि में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था। धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था तो जो धर्म महामात्र थी इसकी नियुक्ति अशोक ने किया था। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। तो जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे तो हर्यक वंश के काल में थे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सका। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।